नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रीलिम्स जयते सीरीज का आरंभ किया गया है, जिसमें प्रतिदिन आपको अलग अलग विषयों पर आधारित एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसी सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। थोड़े प्रश्नों का स्तर मैंने अच्छा रखा है, क्योंकि अगर आप सीसेट का पेपर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का, खासकर 2020, 2021, 2022 का, तो वहां पर गणित के और रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही टफ आए थे। तो मैंने कहीं ना कहीं मिला जुलाकर प्रश्न रखे हैं। थोड़े अच्छे प्रश्न भी हैं, थोड़े नॉर्मल प्रश्न भी मैंने रखे हैं। खासकर मैंने आज जो प्रश्न उठाए हैं वो संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन और भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर से उठाए हैं, बेसिक चैप्टर से। यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आसपास जुड़ी सारी बातें समझाऊंगा मैं, प्रत्येक प्रश्न के आसपास जुड़ी सारी बातें आपको क्लियर करूंगा मैं। थोड़ा समय दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट, आपका बेस क्लियर हो। तो एक एक प्रश्न में मैं अच्छा खासा समय दूंगा ताकि उससे जुड़ी सारी बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, आपका बहुत सारा कंसेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके आगे मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा अपने, जिसमें मैं पूरा लगभग गणित और रीजनिंग कवर कर लूंगा। तो आज के इस वीडियो पर अपन आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी नए बैचेस को लेकर के है। यह जानकारी आप सभी से मैं साझा करना चाहूंगा। हमारे संस्थान में कुछ नए बैचेस आरंभ हो रहे हैं। पहला जो नया बैच है ये व्यापम की परीक्षाओं को लेकर के है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि जनवरी से व्यापम की परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। जनवरी फरवरी से कहीं ना कहीं व्यापम की जो परीक्षाएं पेंडिंग है और जो नई भर्तियां हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। तो व्यापम की परीक्षाओं को लेकर बच्चों की मांग आ रही थी कि एक नया बैच आरंभ करिए। तो व्यापम की परीक्षाओं को लेकर के ये नया बैच आरंभ कर रहे हैं हम। 16 दिसंबर से ये बैच आरंभ हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। व्यापम की परीक्षाएं जैसे अमीन पटवारी, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, अमीन पटवारी के भी 50 पदों की जानकारी सीजी व्यापम को मिली है। तो आगे चलकर इस पर भर्ती जरूर होगी। इसके अलावा पटवारी, आरआई, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक का भी आपको आगे चलकर पद देखने को मिल सकता है। तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आपके इस बैच में हो जाएगी। तो व्यापम की कॉमन तैयारी को लेकर के यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। इस बैच के एक और खास बात यह है कि एडीईओ के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। इस बैच में हम एडीईओ की तैयारी भी कराएंगे। एडीईओ का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ का पंचायती राज है, पूरा आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास है, आजीविका है, हिंदी लैंग्वेज है और साथ में भारत का संविधान है। तो एडीईओ के लिए भी हमने एक व्यवस्था की है कि जो बच्चे एडीईओ के लिए भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, उन बच्चों की तैयारी भी इस बैच में हो जाए। तो एडीईओ की भी संपूर्ण तैयारी आपको इस बैच में हम करा करके देंगे। एक अलग से लास्ट क्लास हमने ग्रामीण विकास और आजीविका की प्लान की है। जो भी बच्चे एडीईओ की ओर जाना चाहते हैं वो उस क्लास में बैठ सकते हैं। चौथी क्लास हमने प्लान की है ग्रामीण विकास और आजीविका के लिए। जो भी बच्चे एडीईओ की ओर जाना चाहते हैं वो बच्चे उस क्लास में बैठेंगे, और जो नहीं जाना चाहते एडीईओ की ओर तो उनकी 3 क्लासेस चलेंगी ही। बाकी तो देखा जाए तो कॉमन ही है। आप छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन इसमें पूरा कवर करेंगे, भारत का सामान्य अध्ययन इसमें पूरा कवर करेंगे। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि एडीईओ का जो पद आने वाला है उसमें भारत के सामान्य अध्ययन का वेटेज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आपको। ऐसा सुनने में आया है कि एडीईओ के लिए भारत का सामान्य अध्ययन आपको इस बार थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत शानदार बैच होने वाला है। व्यापम की लगभग सारी परीक्षाओं की तैयारी आपकी इस बैच में हो जाएगी। 16 दिसंबर से सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस बैच से जुड़ी और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। ये जो बैच है ये उड़ान की जो सिटी प्लाजा ब्रांच है वहां पर संचालित होगा। ऑफलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आपको उड़ान की सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। अनुपम गार्डन के पास हमारी सिटी प्लाजा ब्रांच है, वहां पर यह बैच संचालित होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं।
एक और बैच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए, प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए एक और नया बैच हम लेकर के आ रहे हैं 18 दिसंबर से, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। यह बैच भी हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से ही संचालित होगा। अगर ऑफलाइन आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में जाना होगा। ऑनलाइन तो कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हैं। हमारे सारे बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है, तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ न्यूनतम शुल्क में यह बैच हम 18 दिसंबर से आरंभ कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की ओर जाना चाहते हैं वो बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं। प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज है, पूरा प्री और मेंस का सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन इस बैच से जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके ऑनलाइन क्लास की लिंक ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए भी आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दो बैच हमारे यहां पर आरंभ हो रहे हैं, एक व्यापम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के और एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। चलिए अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। चलिए पहले प्रश्न में आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखेंगे इस प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था एआर के एग्जाम में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम हुआ था, पीएससी ने लिया था 3 साल पहले लगभग एग्जाम हुआ था, वहां पर इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। शानदार प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। जब किसी संख्या को क्रमागत तौर का मतलब सक्सेसिव ऑर्डर में 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होते हैं। तो जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्रमागत तौर पर भाग दे रहा है किसी संख्या को 3, 4 और 7 से, तो क्रमागत तौर पर 3, 4 और 7 से भाग देने पर, ये देखिए ऐसा बोल रहा है, क्रमागत तौर पर 3, 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होते हैं। शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट क्या है, पहले शॉर्टकट को बता रहा हूं, फिर पूरी कहानी में समझाऊंगा आपको। तो इसका शॉर्टकट क्या देखिए, 3, 4 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5, क्रमशः का मतलब 3 से भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, 4 से भाग दिया तो 3 शेषफल बचा, और 7 से भाग दिया तो 5 शेषफल बचा। ऐसे जमा लीजिए। इसके बाद एंड से स्टार्ट करिए। ये एंड, इसको एंड बोलते हैं। प्रारंभ ये है ना, एंड ये है, तो एंड से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 7 और 5 को जोड़ के लिख दीजिए कितना, 12। सीधे सीधे जोड़ दीजिए, कारण बताऊंगा मैं आपको अभी। 7 और 5 को जोड़ दीजिए कितना, 12। अब 12 का 4 में गुणा करिए 48, 48 में ये 3 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 51। क्या किया, लास्ट वाले को सीधे सीधे जोड़ा, 7 और 5 कितना, 12। अब 12 का 4 में गुणा किया 48, उसमें 3 जोड़ा 51। अब 51 का 3 में गुणा किया 153, और उसमें 2 जोड़ा कितना आया, 155। तो मुझे संख्या प्राप्त हो गई क्या, 155। जिस संख्या की बात कर रहा था वो संख्या मुझे प्राप्त हो गई 155। क्या है शॉर्टकट, बहुत आसान। 3, 4, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो अंतिम से स्टार्ट करना, सीधे जोड़ देना, 7 और 5 12। अब 12 चौको 48 और 3 51, 51 तिया 153 और 2 कितना, 155। संख्या प्राप्त हो गई 155। अब बोल रहा है उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 42 से भाग दे दीजिए 155 को, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 15 में 6 गया, 9 बचा, 4 में 2 गया 2, शेषफल कितना बचा, 29। आंसर टिक कर दीजिए ऑप्शन डी। इतना सा काम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बच्चों को पता होनी चाहिए। ये तो शॉर्टकट है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब पता होना चाहिए पहले तो, कि क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या है। सर इस वैरायटी का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आप शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं, सीधे ऐसा जमा देना। 3, 4, 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 बचता है, तो 3, 4 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 5 बचा। अंतिम से स्टार्ट करना, अंतिम में सीधे सीधे जोड़ देना, 7 और 5 कितना, 12।
अब 12 का 4 में गुड़ा 48 और 3 कितना 51, 51 का 3 में गुड़ा 153 और 2 कितना 155। तो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 155। अब उसी संख्या को 42 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो 155 को 42 से भाग दिया कितना बचेगा 29। तो सबसे पहला काम ऐसे जमाना, एंड वाले को सीधे सीधे जोड़ना है, 7 और 5 12। अब 12 का 4 में गुड़ा 48 और 3 51, 51 का 3 में गुड़ा 153 और 2 कितना 155। कहां से हुआ सर, कैसे हुआ सर, तो इसके बारे में अगले 5-10 मिनट अपन चर्चा करेंगे। तो मैं पूरी कहानी क्लियर करने आया हूं, केवल प्रश्न का उत्तर बता के कुछ मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको याद रहेगा नहीं। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या होता है, देखिए। तो क्रमागत तौर पर भाग देना, तो क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए 227 कोई संख्या है, 227 को क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग दे रहा हूं मैं। क्रमागत तौर पर 2, 3, 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल, भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से थोड़ा समझेंगे इस बार। 227 को क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो क्रमागत तौर पर 227 को भाग देना है 2, 3, 4 से। सबसे पहले मैं भाग दूंगा 2 से, सबसे पहला काम 227 को सबसे पहले 2 से भाग दूंगा। 2 1 कम 2 खत्म हो गया, फिर से 2 1 कम 2 खत्म हो गया, फिर से 2 3 6 बचा कितना 1, ये आया शेषफल। क्रमागत तौर का मतलब जो भागफल प्राप्त हुआ उसको भाग दूंगा अगली संख्या यानी 3 से। 3 त्रिका 9, 3 7 21 बचा कितना 2। क्रमागत तौर का मतलब जो भागफल प्राप्त हुआ उसको भाग दूंगा अगली संख्या से, 4 9 36 बचा कितना 1। तो क्रमागत तौर का मतलब क्या होता है, क्रमागत तौर का मतलब सबसे पहले तो आप 227 को भाग दे दीजिए 2 से, जो भागफल प्राप्त होगा उसको अगली संख्या से भाग दूंगा, फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसको अगली संख्या से भाग दूंगा। यह होता है क्रमागत तौर पर भाग देना। क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब होता है कि जो भागफल प्राप्त होगा उसको अगली संख्या से भाग दूंगा, फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसको अगली संख्या से भाग दूंगा। तो 2 से सबसे पहले 227 को भाग दीजिए आप, 2 से सबसे पहले 227 को भाग दीजिए, जो भागफल प्राप्त हुआ 113 इसको भाग दीजिए अगली संख्या यानी 3 से, फिर जो भागफल प्राप्त हुआ 37 इसको अगली संख्या यानी 4 से। तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त हुए आपको 1, 2 और 1 प्राप्त हुए। तो यहां पर अगर मैं बोलूं शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त हुआ 1, 2 और 1, तो आपको इतना तो समझ आ गया कि सर क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब जो भागफल आएगा उसको अगली संख्या से भाग देना है, फिर जो भागफल आएगा उसको अगली संख्या से भाग देना है। इसके अलावा एक और सामान्य जानकारी जो आपको पता होगी, जैसे 7 को मैं 2 से भाग देता हूं, 2 3 6 बचा कितना 1। एक जनरल सी जानकारी जो आप सभी को पता होगी कि 7 को अगर मैं 2 से भाग दूं, 2 3 6 बचा कितना 1। तो यहां पे ये 7 को मैं बोलता हूं भाज्य, और ये भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ये 7 को मैं बोलता हूं भाज्य, डिविडेंड, ये किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिवाइजर गुणा कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये बीच वाली संख्या कैसे प्राप्त होती है, 2 का 3 में गुणा करके 1 जोड़ते हैं। ये बीच वाली संख्या 2 का 3 में गुणा करके 1 जोड़ने पर प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल के लिए 227 कैसे प्राप्त होगा, 113 का 2 में गुणा करके 1 जोड़ने पर। 113 कैसे प्राप्त होगा, 37 का 3 में गुणा करके 2 जोड़ने पर। 37 कैसे प्राप्त होगा, 4 का 9 में गुणा करके 1 जोड़ने पर। तो ये बीच वाली संख्या जिसको अपन भाज्य बोलते हैं, बचपन से ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, रटे होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसा बचपन से आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, भाज्य मतलब डिविडेंड, भाज्य बराबर भाजक डिवाइजर गुणा भागफल मतलब कोसेंट प्लस शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो यहां पर बात अपन कर रहे थे कि क्रमागत तौर पर भाग देने का मतलब क्या,
तो 227 को क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग दे रहे थे, तो सबसे पहले मैं 2 से भाग दिया, जो भागफल आया उसको अगली संख्या से, फिर जो भागफल आया उसको अगली संख्या से। अब आ जाइए प्रश्न में, अब प्रश्न में आइए, शॉर्टकट कहां से आया आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला, क्रमागत तौर पर किसी संख्या को, संख्या मुझे नहीं पता क्या है, संख्या मुझे नहीं पता क्या है, किसी संख्या को क्रमागत तौर पर, मतलब कोई संख्या रही होगी, देखो ध्यान से समझना, पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई संख्या रही होगी, मुझे नहीं पता, इसको सबसे पहले मैं भाग दिया किससे, 3 से, तो बचा कितना 2। जो भागफल आया होगा, जो भागफल आया होगा उसको मैं भाग दिया होगा अगली संख्या 4 से, बचा कितना 3। फिर यहां पे जो भागफल आया होगा उसको मैं भाग दिया होगा अगली संख्या 7 से, और बचा कितना 5। एकदम सिंपल सा है, देखो पिक्चर आपके सामने लिखा हूं, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं 227 को क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल, तो 227 कोई संख्या थी जिसको क्रमागत तौर पर 2, 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या होंगे। तो सबसे पहले तो 227 उस संख्या को आप भाग किससे दिए, 2 से, मतलब ये जो है यही है वो ओरिजिनल संख्या। 227 कोई संख्या थी जिसको क्रमागत तौर पर 2, 3, 4 से भाग देना था अपन को, तो सबसे पहले तो 227 को ही 2 से भाग दिया, फिर जो भागफल आया उसको 3 से, फिर जो भागफल आया उसको 4 से। तो यहां पर आपको प्रश्न में क्या बोला है, किसी संख्या को, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, वो संख्या को मैं ऐसा बॉक्स बना दिया, इस संख्या को क्रमागत तौर पर 3, 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल बता दिया है क्रमशः 2, 3 और 5। तो इस संख्या को सबसे पहले किससे भाग दूंगा, 3 से, बचा कितना 2। भागफल मेरे को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भागफल आएगा ना उसको मैं भाग दूंगा अगली संख्या यानी 4 से, बचेगा कितना 3। भागफल क्या आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी भागफल आएगा उसको मैं अगली संख्या यानी 7 से भाग दूंगा, तो बचेगा कितना 5। अब एक बात समझो, अंतिम भागफल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा प्रश्न में, तो अंतिम भागफल को एक ही लेते हैं, कुछ नहीं बोलेगा अंतिम भागफल के बारे में, तो अंतिम भागफल को हमेशा क्या लेंगे, 1। हमेशा मतलब हमेशा, अगर कुछ नहीं बोला ना अंतिम भागफल क्या लेना है, लास्ट क्वोशेंट क्या लेना है, अंतिम भागफल नहीं बताया तो अंतिम भागफल को हमेशा क्या लेंगे, 1, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोला है, मतलब लीस्ट नंबर एक्चुअल में फाइंड करना होगा। लीस्ट नंबर के लिए ही मैं यहां पर अंतिम भागफल को क्या ले रहा हूं, 1। आप 2, 3, 4 लो, कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होगा। ऑप्शन मैच करना है तो आपको यहां पे अंतिम भागफल को 1 ही लेना होगा, ताकि मुझे ये जो संख्या मिले ना, ये संख्या मिले लीस्ट, छोटी से छोटी। तो अंतिम भागफल के बारे में प्रश्न में मेंशन नहीं करेगा तो 1 लेंगे हमेशा, कभी कभी मेंशन कर देता है, नहीं करेगा तो क्या लेंगे, 1। तो अंतिम भागफल को मैं क्या ले लिया, 1। अब देखो सब प्रश्न अपने आप सॉल्व होगा। अंतिम भागफल को 1 लिया तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी तुरंत। कैसे मिलेगी सर, 7 1 कम 7 और 5 कितनी 12, ये मिल गया 12 सर। अब ये 12 मिला, मतलब ये 12 मिल चुका है सर मेरे को, ये 12 मिल चुका है। अब ये 12 मिला तो ये बीच वाली संख्या मुझे मिल जाएगी सर, 12 चौको 48 और 3 कितना 51। अब ये 51 मिला, मतलब ये 51 मिल चुका है सर मेरे को। अब ये 51 मिल चुका है तो ये बीच वाली संख्या 51 तिया 153 और 2 कितना 155। ये देखो खत्म हो गया, समझ आया। एक्चुअल में ये प्रोसीजर है, एक्चुअल ये प्रोसीजर है। वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्या था देखो सर, 3 से भाग दूंगा तो बचेगा 2, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या थी, लेकिन 3 से भाग देने पर बचा 2। कुछ भागफल आया होगा, मुझे नहीं पता भागफल क्या आया होगा। अब जो भागफल आया होगा ना सर, क्रमागत तौर पे भाग देने का मतलब जो भागफल आया होगा उसको अगली संख्या यानी 4 से भाग दिया तो बचा कितना 3। फिर से कुछ भागफल आया होगा सर, मुझे नहीं पता क्या भागफल आया होगा, लेकिन जो भी आया होगा उसको 7 से भाग दिया तो बचा कितना 5। अब अंतिम भागफल को 1 ही लेना है, कुछ नहीं बोला है तो अंतिम भागफल को अगर आप 1 लेते हैं, अंतिम भागफल को आप 1 लेते हैं तो ये बीच वाली संख्या मिलेगी कैसे, 7 1 कम 7 और 5 क्या 12, लिख दीजिए 12। यही बीच वाली संख्या ये भागफल रही होगी तो ये बीच वाली संख्या मिलेगी, 12 चौको 48 और 3 कितना 51, लिख दीजिए 51। यही 51 यहां पे लिख दीजिए तो ये बीच वाली संख्या 51 तिया 153 और 2 कितना 155। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब संख्या मिल गई आपको। इसी को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है कि ऐसे जमाओ। अब 7 1 कम 7 और 5 12 बोलो, या सीधे अंतिम भागफल 1 है ना सर, तो सीधे मैं 7 और 5 को जोड़ के क्या बोल दूंगा 12, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर।
अंतिम भागफल को एक ही लेना है तो मैं सीधे 7 एकम 7 प्लस 5 ना करके सीधे 7 प्लस 5 कितना लिख दूंगा 12, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया, सीधे ऐसा लिखूंगा। अब यही 12 सेकंड वाले का भागफल रहा होगा तो ये क्या होगा 12 चौको 48 और 3 51, तो ये देखो 12 चौको 48 और 3 51, यही 51 पहले वाले का भागफल रहा होगा। 51 तिया 153 और 2 155, 51 तिया 153 और 2 155। पूरा कहानी क्लियर होना चाहिए। और भी बातचीत करता लेकिन अभी समय उतना ज्यादा है नहीं, फिर भी मैंने बहुत समय दे दिया। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न देखो, यदि 9 अंकों की संख्या, ये कोई संख्या है 9 अंकों की, 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। ये कोई संख्या है 9 अंकों की, ये 72 से विभाज्य है, तो 9 अंकों की संख्या है, ये 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न है। अब एक बात समझो, 72 से विभाज्य है तो यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या होगा, यह संख्या 72 से विभाज्य है तो x और y मेरे को चाहिए। 72 से विभाज्य है तो मेरे को x और y चाहिए। आप बोलेंगे 72 से विभाज्य है ना सर, तो 8 और 9 को संतुष्ट करा दो। आप इस संख्या में x और y ऐसा रखो जिससे 8 और 9 दोनों संतुष्ट हो जाएं। होता क्या एक्चुअल में, 8 और 9 का एलसीएम होता है 72। 8 और 9 का एलसीएम 72, अर्थात अगर कोई संख्या 8 और 9 से भाग गई तो गारंटी है कि वो 72 से जाएगी। ये फैक्ट है जो कि पूरे गणित में काम आता है। क्या बोल रहा हूं मैं, 8 और 9 का एलसीएम होता है 72, तो 8 और 9 का एलसीएम 72 होता है, तो अगर कोई संख्या 8 और 9 से भाग गई तो गारंटी है कि वो 72 से जाएगी ही। तो यहां पे x और y मैं ऐसा रख दूं जिससे 8 और 9 दोनों संतुष्ट हो जाएं। 8 और 9 दोनों संतुष्ट हुए तो 72 तो अपने आप संतुष्ट होगा। तो अपन 72 का यूज नहीं करेंगे, अपन किसका करेंगे, 8 और 9 का। सबसे पहला स्टेप तो ये था। फैक्ट है कि अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं से भाग जा रही है, अगर कोई संख्या दी गई संख्याओं से भाग जा रही है तो वो दी गई संख्याओं के एलसीएम से तो जाएगी ही। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 8 और 9 से भाग जा रही है तो वो 8 और 9 के एलसीएम से भाग जाएगी ही, 72 से जाएगी ही। तो यहां पर मैं 8 और 9 को संतुष्ट करा दूंगा। अगर 8 और 9 संतुष्ट हो गए तो 72 अपने आप हो जाएगा। तो x और y का मान ऐसा रखूंगा जिससे x और y का मान ऐसा रखूंगा जिससे 8 और 9 संतुष्ट हो जाएं। चलो सबसे पहले 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम आपने पढ़ा होगा, विभाजिता का नियम आपने पढ़ा होगा। 8 से विभाजिता का नियम आपने पढ़ा होगा कि संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भाग जाती है तो वो संपूर्ण संख्या भी 8 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं। तो 8 का नियम क्या बोलता है कि अगर अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से चली गई तो संख्या 8 से जाएगी। कहने का मतलब मुझे y ऐसा रखना होगा जिससे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये भाग चला जाए किससे, 8 से। 8 का नियम ही यही होता है कि अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, मान लो इधर भी अंक है बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे अंक है मान लो, तो 8 का नियम क्या बोलता है, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या, उस संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भाग गई तो वो संपूर्ण संख्या 8 से जाएगी, एकदम तय है। तो अपन को 8 को संतुष्ट कराने के लिए y ऐसा रखना होगा जिससे कि अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग चली जाए। तो 8 को संतुष्ट कराने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे 7 8y, इसको 8 से भाग देते हैं। y क्या रखूं जिससे ये संख्या 8 से भाग चली जाए, ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया। 8 9 72, 6 बचा सर, 6 के बाजू में एक ही अंक ऐसा है जिसको रखने पर 8 से भाग जाएगा, वो क्या है, 4। तो y डिसाइड हो गया क्या, 4। समझ आया y कैसे डिसाइड हुआ। आपने बोला पहले तो कि सर 72 से ये संख्या विभाज्य है, 72 से विभाज्य है ना, तो अपन संतुष्ट किसको कराएंगे, 8 और 9 को। x और y का मान मैं ऐसा रखूंगा जिससे 8 और 9 संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि 8 और 9 अगर संतुष्ट हुए तो 72 तो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 और 9 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 72 से जाती है। तो 72 से संख्या भाग जा रही है तो पहले मैं 8 को संतुष्ट कराऊंगा,
8 को संतुष्ट कराने के लिए 8 का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से जा रही है तो संपूर्ण संख्या 8 से जाएगी। तो y को मैं 8 के हिसाब से रखूंगा यहां पे, तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 7 8y, इसको मैं देखता हूं कि ये 8 से भाग जाएगी। कब जाएगी, y क्या रखने पे जाएगी, तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से गई ना तो संपूर्ण संख्या 8 से जाएगी। मेरे को कोई मतलब नहीं इधर के अंकों से। 8 का ये नियम है कि अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या मेरे हिसाब से रख दो बस। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से गई तो संपूर्ण संख्या 8 से जाएगी। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 7 8y, 8 से जाने के लिए y कितना रखना होगा, 4। एकदम नॉर्मल है ये तो। सर 8 9 72, 6 बचा, 6 के बाजू में y, तो 6 के बाजू में एक ही अंक ऐसा है जिसको रखूंगा तो 8 से भाग जाएगा, वो है 4। तो y डिसाइड हो गया 4, y को रख देता हूं मैं 4। अब ये संख्या हमेशा 8 से भाग जाएगी, हमेशा मतलब हमेशा, क्योंकि अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से जारी है, मतलब ये संख्या हमेशा 8 से भाग जाएगी। अब 9 को भी संतुष्ट कराते हैं, 9 संतुष्ट हुआ, 8 और 9 दोनों हो गए, मतलब 72 हो जाएगा। तो 9 का नियम क्या है, 9 का नियम है अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या भी 9 से जाएगी। तो अंकों का योग मैंने कर दिया, क्या आएगा, 7 और 8 15 5 20 3 23 6 29 7 36 4 40 8 48, यही आएगा क्या, देख लो। 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 4 40 और 8 कितना 48, 48 प्लस एक्स, 48 प्लस एक्स आया। तो 48 प्लस एक्स आ रहा है, ये 9 से जाए उसके लिए एक्स कितना रखा जाए, तो 48 के आगे 9 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, तो 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छीका 54, एक्स क्या रखना होगा 6। एक्स अगर 6 रखूंगा तो संख्या 9 से भाग जाएगी। समझ आ रहा है। 8 को तो टेंशन ही नहीं है, आप ये मत बोलना सर 8 का मैटर खराब तो नहीं हो जाएगा, 8 को मतलब नहीं है। 8 का कहना है एक्स जो रखना है रखो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 8 का कहना है कि आपको एक्स जो रखना है रखो। 8 का नियम क्या बोलता है, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को मेरे हिसाब से रख दो बस। अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या मेरे हिसाब से रख दो, उसके बाद आपको इधर पे जो खेल खेलना है खेलते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपन ने क्या किया, अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या को 8 के हिसाब से संतुष्ट कर दिया। तो अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग जाए उसके लिए अपन ने y कितना रखा 4। बस 8 का टेंशन खत्म, 8 को कोई मतलब नहीं है, x जो रखना है रखो। अब 9 को संतुष्ट करा देते हैं। 9 का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग अगर 9 से जा रहा है तो संख्या 9 से जाएगी। तो अंकों का योग कितना आया, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23 और 6 29, 7 36, 4 40, 8 48, 48 प्लस एक्स, ये योग जो है, ये योग जो है ये भाग जाए 9 से, उसके लिए एक्स कितना रखेंगे 6। एक्स 6 रखूंगा तो योग क्या बनेगा 54, 54 भाग जाता है 9 से, तो एक्स 6 और वाई कितना 4। चाहिए क्या था एक्स प्लस वाई, तो 6 प्लस 4 आंसर क्या हो जाएगा 10। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पीएससी में, तो पीएससी के स्तर को मेंटेन करते हुए मैंने प्रश्न लिए भाई। पीएससी में ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है या है। 337 एक अभाज्य संख्या है, पहला स्टेटमेंट। संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है। यह संख्या 9 से भाज्य है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, इन दोनों को फटाफट चेक कर लेते हैं। 12 के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोला 6 के गुणनखंड, ध्यान से समझना, अगर मैं बोला 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा, तो 6 भाग जाएगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 6 के गुणनखंड कै ठो हैं, 4 ठो हैं। समझ आ रहा है। अगर मैं बोला 4 के गुणनखंड बताओ, तो 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाएगा, तो 4 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से। तो 4 के गुणनखंड कै ठो हैं, 3 ठो हैं। अगर मैं बोला 2 के गुणनखंड बताओ, 2 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड बताओ, तो 2 के गुणनखंड क्या क्या हैं, 1 और 2। तो 2 के कै ठो गुणनखंड हैं, 2 ठो। 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाए,
4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाए, 2 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 2 भाग जाए। अब बोल क्या रहा है, 12 के 6 ठो गुणनखंड होते हैं, देख लो होते हैं क्या। तो 12 का कै ठो गुणनखंड होगा, तो 12 का गुणनखंड में 1 आएगा, ठीक, 2 आएगा, ठीक, 3 आएगा, ठीक, 4 आएगा, ठीक, 6 आएगा, ठीक, 12 आएगा। तो 12 के कै ठो गुणनखंड हैं, तो 12 के 6 ठो गुणनखंड हैं, मतलब दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये देख सकते हैं 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है, बिल्कुल है। गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, तो 12 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 12 भाग जाएगा, तो 12 किससे किससे भाग जाएगा, तो 12 जो संख्याएं आप देख पा रहे हैं इन संख्याओं से भाग जाएगा। तो 12 के गुणनखंड कै ठो हो गए, 6 ठो। 32,724 9 से भाज्य है, तो इसको तो चेक कर सकते हैं, 9 का नियम बताया था अभी। 9 का नियम मतलब अगर अंकों का योग 9 से जाएगा तो संख्या 9 से जाएगा। फटाफट अंकों का योग, 3 2 5, 5 7 12, 12 2 14, 4 18, 18 9 से जाता है, मतलब ये संख्या 9 से जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो सेकंड और थर्ड तो ट्रू है, सेकंड और थर्ड मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब 337 को चेक करना पड़ेगा कि 337 अभाज्य है कि नहीं है। यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, 337 को चेक करना पड़ेगा, 337 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये तो दोनों ट्रू हैं। 12 के 6 गुणनखंड बिल्कुल, 32,724 के बात करूं तो 9 से भाग जाएगा। भाग दे के देखो, 9 3 27, 5 और 7, 9 6 54, 3 और 2, 9 3 27, 5 और 4, 9 6 54 जा रहा है। 9 का नियम लगाया, अंकों का योग 3 और 2, 5 और 7, 12 2 14, 4 18, अंकों का योग 18, 18 9 से जाता है, मतलब ये संख्या 9 से जाएगी। अब बात आती है कि 337 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। अभाज्य का सीधा मतलब समझना, जो किसी से भाग ना जाए। अभाज्य का सिंपल सा मतलब समझना, जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए, सिंपल सा मतलब। आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है बहुत सारा परिभाषा कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो उतना समय मेरे पास नहीं है, मैं जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टैंडर्ड परिभाषा तो यही है कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। अच्छा, बचपन से ऐसा भी पढ़े हैं सर, जो केवल स्वयं से और 1 से भाग जाए वही अभाज्य है, जो केवल स्वयं से और 1 से भाग जाए वही अभाज्य है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं, भाई कभी स्वयं से भाग दे के देखे हो क्या आप लोग संख्या को? कभी 1 से भाग दे के देखे हो क्या? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 17 किससे भाग जाएगा बताओ, तो आप अभी अगर मैं पूछा 17 किससे भाग जाएगा, तो आप लोग ऐसा कभी जवाब दिए हो क्या कि 17 तो 17 से जाएगा, दे दो सर? ऐसा कभी जवाब दिए हो क्या? नहीं दिए हो ना। 17 तो 1 से जाएगा, दे दो सर। तो स्वयं से कभी अपन भाग दे के देखते ही नहीं है, 1 से कभी अपन भाग दे के देखते ही नहीं है। मैं बात किया 23 की, 23 किससे भाग जाएगा बताओ, तो आप ऐसा बोलोगे क्या 23 से जाएगा सर, दे दो। 23 1 से जाएगा, दे दो। इसमें नया क्या है यार, संख्या स्वयं से तो भाग जाएगी ही, और 1 से तो भाग सारी संख्याएं जाती हैं। तो केवल स्वयं से और 1 से जो भाग जाए उसको अभाज्य बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलना, अपन क्या बोलेंगे, जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए वो क्या है, अभाज्य। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। अभाज्य ये संख्याएं किसी से भाग नहीं जाती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये संख्याएं हैं अभाज्य। एक अभाज्य नहीं कहलाता, कारण क्या है, तो स्टैंडर्ड परिभाषा में अभाज्य संख्या की परिभाषा ये बनती है कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जबकि 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है। इसी वजह से 1 को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया गया है। तो 1 को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करने का कारण यही बताया जाता है कि 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, जबकि अभाज्य संख्या का स्टैंडर्ड परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। एक गुणनखंड वह संख्या स्वयं और दूसरा गुणनखंड 1। यही से तो आपने ये परिभाषा बचपन से सीखी है कि जो प्राकृत संख्याएं केवल स्वयं से और 1 से भाग जाए वही अभाज्य है। मैंने इसको थोड़ा आसान कर दिया, नाम से क्लियर है, जो किसी से भाग ना जाए। 2 किसी से भाग जाता है क्या? नहीं। 3 किसी से भाग जाता है क्या? नहीं। 5
7, 11, 13, 17, 19 ये संख्याएं किसी से भाग जाती हैं क्या? नहीं। तो जो किसी से भाग नहीं जाएगा वो होगा अभाज्य। अब यहां पे बात क्या बोल रहा है कि 337 एक अभाज्य संख्या है। 337 एक अभाज्य संख्या है, तो अपन को पता करना है कि 337 किसी से भाग जाता है कि नहीं जाता है। किसी से भी भाग नहीं गया तो अभाज्य, किसी से भी भाग चला गया ना तो फिर ये भाज्य हो जाएगा। तो अपन भाग दे दे के देखेंगे, 2 से दे के देखेंगे, 3 से दे के देखेंगे, 5 से दे के देखेंगे, 7 से दे के देखेंगे। तो प्रश्न यह आता है कि सर मैं कहां तक भाग दे के देखूं? प्रश्न यह आता है कि सर मैं कहां तक भाग देकर देखूं? कहां तक भाग देकर देखूं? मैं 2 से भाग दिया, चलो नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, कहां तक भाग दूं सर मैं? हो सकता है संख्या सीधे भाग जा रही हो 17 से, हो सकता है संख्या सीधे भाग जा रही 19 से। तो एक लिमिट पता हो कि कहां तक भाग देकर देखना है सर। अभाज्य संख्या पता करने के लिए कहां तक भाग देकर देखना है, मुझे एक लिमिट पता हो सर कि यहां तक भाग देकर देखना है। जाना होगा तो इनमें से किसी से जाएगा, नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा। तो वो लिमिट कैसे पता करते हैं? तो उस लिमिट के लिए आपको 337 से तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग देख लेना होता है। 337 से तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग। तो 337 से तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो आपको दिमाग में आ रहा होगा 337 से तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग क्या होता है? 361, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 19 का पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। 337 के पहले 324 आता है, 18 का स्क्वायर। 337 से तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग होता है 361, जो किसका स्क्वायर होता है? 19 का। तो मेरे को लिमिट पता चल गया 19। तो मैं क्या लिखूंगा? 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखूंगा। 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखूंगा, इन्हीं से भाग देंगे बस। 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिखिए, आपको भाग केवल इन्हीं से देना है बस। लिमिट कैसे पता चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दिक्कत क्या होता है ना, कभी कभी कोई संख्या सीधे 19 से भाग चल जाती है। अपन क्या करते हैं, 2, 3, 5, 7 से भाग दिए, नहीं गया तो अभाज्य मार देते हैं। हो सकता है संख्या सीधे 19 से भाग जारी हो, संख्या सीधे 17 से भाग जारी हो। तो कहां तक भाग देकर देखना है, उसी लिमिट की बात कर रहा हूं कि कहां तक भाग देकर देखना है। तो आप क्या करेंगे, 337 को चेक करना है ना, तो 337 के तुरंत आगे वाला, तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग देख लेना कौन सा है। 337 से जस्ट बड़ा, 337 से तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग देख लेना कौन सा है। तो 337 से तुरंत बड़ा, 337 के जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्ग क्या है? 361 है। 361 किसका वर्ग होता है? 19 का। मतलब लिमिट मुझे मिल गया 19। 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख दो। 2 से भाग दिया, नहीं जाएगा सर, देके देख लो। 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 7 चौको 28, 6 और 7 67 भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जा रहा है, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 13 दूनी 26, 4 और 3 7, 7 और 7 77, 13 से नहीं जाएगा। 17 से जाएगा क्या? देख लो, 17 एकम 17, 17 से जा रहा है क्या? देख लो, 17 से 337 जाएगा क्या? 17 एकम 17, 13 में 7 गया 6, 2 में 1 गया 1, 167 नहीं जाएगा। किसी से भाग नहीं जा रहा है, मतलब क्या है? ये अभाज्य है। किसी से भाग नहीं गया, मतलब क्या है? ये अभाज्य। आगे का टेंशन नहीं लेना है मेरे को कि सर क्या पता आगे किसी से जा रहा हो, नहीं लेना है टेंशन। ये नियम है कि जिस संख्या को चेक करना है ना, उसके तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग, तुरंत बड़ा पूर्ण वर्ग देख लो। तो मुझे चेक किसको करना था? 337 को। तो 337 के तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग क्या होता है? 361। 361 किसका वर्ग होता है? 19 का। 19 को पकड़ लिया। 19 से छोटी अभाज्य संख्याओं को ही लिखना बस। आप ये मत बोलना 4 से भाग क्यों नहीं दिया सर। अरे 4 से भाग जाना ही होता तो पहले ही किससे चल देता? 2 से। 4 की बारी ही नहीं आती, क्योंकि 4 से भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या 4 के सारे गुणनखंडों से जाएगी। तो 4 से अगर इसको जाना ही होता ना तो पहले ही 2 से चल देता, 4 की बारी ही नहीं आती। 6 से अगर जाना ही होता तो 6 के सारे गुणनखंडों से जाएगा, तो 2 और 3 से पहले ही चल देता, 6 की बारी ही नहीं आती। 8 से जाना ही होता तो 2 से पहले ही चल देता। 9 से जाना ही होता तो 3 से पहले ही चल देता। 10 से जाना ही होता तो 2 और 5 से पहले ही चल देता। इसीलिए बचपन से अपन जो भाग दे दे के देखते हैं ना, वो केवल किससे दे के देखते हैं? अभाज्य संख्याओं से। सारे कारण स्पष्ट कर रहा हूं।
तो बचपन से अपन जो भाग दे देकर देखते हैं वो केवल अभाज्य संख्याओं से ही अपन भाग दे देकर देखते हैं। तो 337 को मैंने चेक किया, लिमिट मुझे चाहिए थी कि सर कहां तक भाग दूंगा मैं, तो लिमिट कैसे पता किया? 337 के तुरंत आगे वाला पूर्ण वर्ग 361, 361 किसका वर्ग होता है? 19 का। तो 19 को पकड़ा, 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखा, इन्हीं से भाग देना है बस, किसी से भाग नहीं गया, अभाज्य। आगे का टेंशन मेरे को नहीं लेना है, किसी से भी भाग चला जाता तो अभाज्य नहीं होता। तो यहां पर देखा जाए तो ये तीनों कथन क्या होंगे? सही होंगे। तो सभी व्यंजक सही है। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। उसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न बहुत ही शानदार। देखो यहां पे दो चीजें काम में आती हैं, एक गुणनखंड, एक होता है गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स, और एक होता है गुणज, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स। दो चीजें होती हैं, गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड का मतलब तो आपने समझ लिया, अगर मैं 6 के गुणनखंड बोलूं तो ये आपने समझ लिया, 6 के गुणनखंड, ये आपने समझ लिया, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा। ये देखो ये 6 के गुणनखंड। अगर मैं बोलूं 4 के गुणनखंड तो ये भी आपने समझ लिया, 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाएगा, ये आपने समझ लिया। अगर मैं 6 के गुणज बोलूं, गुणज, 6 के गुणज, तो 6 का गुणज का मतलब क्या? 6 के गुणज का मतलब 6 का टेबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36, कितने गुणज होंगे? अनंत, कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत, जहां तक मेरी पहुंच ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो 6 के गुणज कितने? अनंत। अगर मैं 4 के गुणज की बात करूं, 4 के गुणज, तो 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये 4 के गुणज। अगर मैं 3 के गुणज की बात करूं, 3 के गुणज की बात, तो 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 के गुणज। तो गुणनखंड और गुणज ये तो गणित का बेसिक शब्द है यार, गणित का बेसिक टर्म है, ये पता होना ही चाहिए। तो आपने बोला गुणनखंड लिखने जानता हूं सर मैं, 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा, 1, 2, 3 और 6। 4 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 4 भाग जाएगा, 1, 2 और 4। 6 के गुणज का मतलब 6 का टेबल, 4 के गुणज का मतलब 4 का टेबल, 3 के गुणज का मतलब 3 का टेबल। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 729 3 का गुणज है कि नहीं, ऐसा पहचानना आना चाहिए, 729 3 का गुणज है या नहीं, आपसे ये पूछूं मैं, तो कैसे बताओगे? सर जो 3 के टेबल में आएगा वो 3 का गुणज होगा। अच्छा, जो 3 के टेबल में आएगा वो 3 से भाग जाएगा ही, वापस से बोल रहा हूं, 3 के गुणज का मतलब जो 3 के टेबल में आएगा वो 3 का गुणज होगा सर, और जो 3 के टेबल में आएगा वो जरूर 3 से भाग जाएगा। तो आप चेक कर लो, क्या 729 3 से भाग जाता है? अगर 729 3 से भाग जाता है ना, अगर 729 3 से भाग जाता है, इसका मतलब गारंटीड है कि 729 3 का गुणज होगा, क्योंकि 3 के टेबल में जो जो आएगा वो 3 का गुणज। अच्छा, 3 के टेबल में जो जो आएगा वो 3 से भाग जाएगा, या 3 से भाग जो जाएगा वो 3 के टेबल में आएगा। तो अगर मेरे को चेक करना है कि 1296 6 का गुणज है कि नहीं, 1296 6 का गुणज है कि नहीं, तो आप देखना 6 से भाग जा रहा है क्या। अगर 6 से भाग जा रहा है मतलब 6 के टेबल में आ रहा है, तो 6 से भाग जाएगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छंग 36 जाएगा, मतलब 6 का गुणज है ये। ऐसे पहचानना होगा आपको। मैं बोला 50 2 का गुणज है कि नहीं, आप बोलेंगे 2 से अगर भाग जा रहा है तो जरूर 2 का गुणज होगा, 2 से भाग जा रहा है मतलब 2 का गुणज है। 10 का गुणज है क्या? बिल्कुल है, 10 से भाग जा रहा है मतलब 10 का गुणज है। गुणज का मतलब टेबल, 6 के गुणज का मतलब 6 का टेबल, 4 के गुणज का मतलब 4 का टेबल, 3 के गुणज का मतलब 3 का टेबल, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो 6 के टेबल में जो जो आएगा वो सब 6 से भाग जाएगा, या फिर आप ऐसा बोलो जो जो 6 से भाग जाएगा वो सब 6 के टेबल में आएंगे। 4 के टेबल में जो जो आएगा वो सब 4 से भाग जाएंगे, या फिर आप ऐसा बोलो जो जो 4 से भाग जाएगा वो 4 के टेबल में आएगा। तो मैंने बोला 729 3 का गुणज है कि नहीं, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आप बोले 3 से भाग जाता है मतलब 3 के टेबल में आएगा। 1296 6 का गुणज है कि नहीं, तो 6 से भाग जाता है मतलब 6 के टेबल में आएगा। 50 2 का गुणज है कि नहीं, तो आप बोले 50 2 से भाग जाता है मतलब 2 के टेबल में आएगा। चलो अब प्रश्न में आ जाओ।
मैं कौन सी संख्या हूं, प्रश्न क्या बोल रहा है, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, पहली कंडीशन। दूसरी, मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कहने का मतलब 3 का भी गुणज हो, 4 का भी गुणज और 6 का भी गुणज, मतलब बोल रहा है 2 अंकों की ऐसी संख्या हो जो सम हो, सम मतलब इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इवन नंबर्स, 3, 4, 6 तीनों का गुणज हो और मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। इन तीनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है दिए गए ऑप्शन में, चलो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 56, 56 को चेक करते हैं। 56 2 अंकों की सम संख्या है, सही बात है। 3, 4, 6 तीनों का गुणज है क्या, तो 3 के टेबल में आएगा क्या, ये नहीं आएगा, 3 का गुणज तो नहीं है सर, दूसरी कंडीशन ही खत्म हो गई। 3, 4, 6 का सार्वगुणज का मतलब 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, 6 के टेबल में भी आए, लेकिन सर 56 तो 3 के टेबल में ही नहीं आता, कैसे पता चला सर, 3 से भाग नहीं जा रहा है सर, मतलब 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 56 3 का गुणज नहीं है सर, तो सेकेंड कंडीशन ही खत्म हो गई, तो आगे मेरे को चेक नहीं करना है। अगले प्रश्न में आता हूं, मतलब अगले संख्या में 24, 24 2 अंकों की सम संख्या है, करेक्ट बात। 3, 4, 6 तीनों का गुणज है क्या, 3 के टेबल में आता है, ठीक है सर, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, मतलब तीनों का सार्वगुणज है। 3 से भाग जाता है या 3 के टेबल में आता है, एक ही बात। 4 से भाग जाता है या 4 के टेबल में आता है, एक ही बात। 6 से भाग जाता है या 6 के टेबल में आता है, एक ही बात। तीसरा, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, अब गुणनखंड निकालो 24 का, तो 24 का गुणनखंड 1, 2, जिससे जिससे 24 भाग जाएगा, 3, 4, 6, 8, इसके बाद कौन 12, इसके बाद कौन 24, यही तो आएगा। 24 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन यहां तो 9 बोला है, तीसरा ऑप्शन खत्म। 9 गुणनखंड नहीं है, 8 ही है, इसका मतलब तीसरा कंडीशन खत्म, ये वाला भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 36 2 अंकों की सम संख्या, अच्छी बात है। 3 का गुणज है क्या, बिल्कुल है, 3 से भाग जा रहा है, मतलब 3 के टेबल में आएगा। 4 का गुणज है क्या, बिल्कुल है, 4 से भाग जा रहा है। 6 का गुणज है क्या, बिल्कुल है, 6 से भाग जा रहा है। 36 के कितने गुणनखंड निकाल लेते हैं, चलो 1, 2, 3, 4, 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 12 तिया 36, इसके बाद सीधे 18 दूनी 36 होगा, और इसके बाद सीधे 36 से कम 36 होगा। अगर 12 तिया 36 हो गया तो फिर दूनी वाला में जाएगा, 18 दूनी 36, उसके बाद 36 से कम 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, 36 आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, ऐसे प्रश्न बने हैं एग्जाम में। 48 का चेक करना, 48 का शायद 10 ठो गुणनखंड आ रहा होगा, तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा। 48 का एक बार चेक करना, कमेंट करना, क्या 10 ठो गुणनखंड आ रहा है क्या, तो एक बार कमेंट करना। अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, इसको 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, तो 72 है, 73 है, 78 है, 76 है, इसको भाग दे रहा हूं किससे, 35 से, शेषफल क्या बचेगा ये पूछा है। बोल क्या रहा है, समझ आ रहा है। 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से भाग देने पर क्या बचेगा। अब ऐसा तो करने बैठोगे नहीं आप कि सर सबको गुणा कर दो और 35 से भाग दो, ये तो व्यवहारिक तरीका नहीं है कि सबको गुणा कर दो सर और 35 से भाग देने बैठ जाओ, तो ये व्यवहारिक तरीका नहीं है। व्यवहारिक तरीका क्या है, ध्यान से समझो। 35 से 72 को भाग दो, कितना बचेगा 2, 35 दूनी 70, कितना शेष बचेगा 2, लिख दो 2। 35 से 73 को भाग दो, 35 दूनी 70, कितना बचेगा 3, लिख दो 3। 35 से 78 को भाग दो, 35 दूनी 70, कितना बचेगा 8, लिख दो 8। 35 से 76 को भाग दो, 35 दूनी 70, कितना बचेगा 6, लिख दो 6/35। यहां तक कोई डाउट नहीं है। 35 से 72 को भाग दिया, 35 दूनी 70, 2 बचा। 35 से 73 को भाग दिया, 35 दूनी 70, 3 बचा। 35 से 78 को भाग दिया, 35 दूनी 70, 8 बचा। 35 से 76 को भाग दिया, 35 दूनी 70, 6 बचा। अब क्या करें बताओ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं सर। 2
तिया 6 छंग 36 ऐसा करता हूं। 8 को भी छोड़ दो सर, क्योंकि 8 से गुणा करने पर डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 को छोड़ो, 2 तिया 6 छंग 36, 36 गुणा 8 बटा 35। अब इसको फिर से अपन भाग देते हैं। चलो 36 को भाग दिया 35 से, कितना बचेगा 1। 36 को जब मैं 35 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, शेषफल 1। 8 को जब मैं 35 से भाग दूंगा तो 8 ही बचेगा यार। 8 को जब मैं 35 से भाग दूंगा तो 35 जीरम 0, 8 ही बचेगा। बचा क्या आपके पास अब, 8 बटा 35। 8 को 35 से भाग दूंगा तो फाइनली क्या बचेगा, 8 बचेगा। थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे प्रश्न को डील किया जाता है। वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बार मैं, वापस से देख लीजिए क्या बोल रहा हूं। देखो 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76, क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से। 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76। 72 को मैं 35 से भाग दूंगा, 2 बचेगा शेषफल। बात केवल शेषफल की हो रही है, तो 72 को अगर 35 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। 72 से देख सकते हैं ना कैलकुलेशन, 2 बचेगा। 73 से कितना बचेगा, 3। 78 से कितना बचेगा, 8। 76 से कितना बचेगा, 6। तो 35 से 72 यानी 2 शेषफल, 35 से 73 यानी 3 शेषफल, 35 से 78 यानी 8 शेषफल, 35 से 76 यानी 6 शेषफल। अब थोड़ा दिमाग लगा के गुणा करना, सबको भी गुणा कर सकते हो, 35 से भाग दे सकते हो, लेकिन क्यों करें ऐसा, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। 8 छोड़ो सर, 8 बड़ा संख्या है। 2 तिया 6 छंग 36, 2 तिया 6 छंग 36, 36 को अलग रखा, 8 को अलग रखा, फिर से 35 से भाग दिया। अब 35 से 36 को भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और 35 से 8 को भाग दूंगा तो 8 ही बचेगा। तो 1 अट्ठे 8 बटा 35, 8 को 35 से भाग दूंगा तो फाइनली 8 ही तो बचेगा यार। ये फायदा मिलता है आपको। आप चाहो तो पूरा गुणा कर दो। आप बोले सर 2 तिया 6 अट्ठे 48 कर देता मैं तो क्या होता, बताओ तो। कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप बोलते 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48 कर दिया। अब 35 से 48 को भाग दूंगा, कितना बचेगा, 13। 13 इंटू 6 बटा 35, 78 बटा 35। ये देखो 35 से 78 को भाग दूंगा, क्या बचेगा, 8। आप अगर बोलते सर वो तो आप ना दिमाग लगा रहे हो कि 2 तिया 6, 6 छंग 36 को अलग करूंगा, 8 को अलग करूंगा, ताकि 35 से 36 को भाग दूं तो 1 बचे, और 35 से 8 को भाग दूं तो 8 ही बचे। फिर 8 एकम 8 बटा 35, मतलब शेषफल क्या बचे, 8। लेकिन मैंने सर अगर ऐसा कर दिया होता कि 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48, 48 को अलग किया होता और 6 को अलग किया होता, तो क्या मेरा गलत होता, नहीं होता भाई। 35 से 48 को भाग दो, 35 से कम 35, बचा कितना, 13। 13 और 35 से 6 को भाग दूंगा तो 6 ही बचेगा। 13 छंग 78, 78 को 35 से भाग दिया, कितना बचा, 35 दूनी 70, 8 बचा। जो करना है करो, सबको गुणा करके 35 से भाग दो, बात एक ही है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के काम किया करो कि सर 2 तिरिका 6, 6 छंग 36, 36 को अलग किया, 8 को अलग किया, 36 को 35 से भाग दिया तो 1 बचा, 8 को 35 से भाग दिया तो 8 ही बचेगा। 8 बटा 35 मतलब फाइनली क्या बचेगा आपके पास, 8 बचेगा। तो सारे डायमेंशंस में बातें आपको समझा रहा हूं भाई, जितना समझेंगे उतना फायदा मिलेगा आपको। सारे डायमेंशंस में बात कर रहा हूं। एक ये भी शानदार प्रश्न है, देखो बहुत शानदार प्रश्न है। ये पूछा गया था एई के एग्जाम वगैरह में, कुछ पूछा था ऐसा एक प्रश्न, जहां तक मुझे याद आ रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम में ऐसा कुछ प्रश्न एक बना था, और सीजीपीएससी प्री में भी याद आ रहा है मेरे को। क्या बोला है, 5 अंकों वाली संख्या 235xy, 5 अंकों वाली संख्या है ये भाग जा रही है 3, 7 और 11 से, 3, 7 और 11 से। तो बोला है 3x माइनस 4y का वैल्यू बताओ क्या होगा। कहने का मतलब आपको x चाहिए और y चाहिए, x और y चाहिए आपको। अच्छा, x और y तभी अपन बोल पाएंगे जब शुरू के 3 अंक सेम रहेंगे ना। 2, 3, 5 फिक्स है, ये दोनों अंक मुझे चाहिए, जिससे ये संख्या 2, 3, 5 ये सेम रहेंगे। देखो ना 2, 3, 5 ये तो सेम रहेंगे। x और y अपन तभी बोल पाएंगे जब 2, 3, 5 ये तो सेम रहेंगे। ये वाला अंक x कहलाएगा और ये वाला अंक y कहलाएगा। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है मेरे को 5 अंकों की, ध्यान से सुनना, एक ऐसी संख्या मेरे को ढूंढनी है 5 अंकों की। तो 5 अंकों की एक ऐसी संख्या मेरे को ढूंढनी है जिसके शुरू के 3 अंक तो यही रहें और आगे के 2 अंक जो भी हो, ये संख्या भाग चली जा रही हो 3, 7 और 11 से।
मेरे को 5 अंकों की ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके शुरू के 3 अंक तो फिक्स रहेंगे, 2 3 5, और आखिरी के 2 अंक जो भी होंगे, ये जो संख्या बनेगी ना, ये संख्या भाग जानी चाहिए 3 7 और 11 से। ये संख्या भाग जानी चाहिए 3 7 और 11 से। ऐसी संख्या मुझे ढूंढनी है जिसके शुरू के 3 अंक तो 2 3 5 फिक्स रहेंगे, अंतिम के 2 अंक जो भी होंगे ये 5 अंकों की संख्या भाग जानी चाहिए 3 7 और 11 से। तब मैं बोल पाऊंगा ये x है और ये क्या है, y है। तब मैं बोल पाऊंगा कि ये x और ये क्या है, y। चलो ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप होगा जो मैंने पहले भी बताया कि 3 7 और 11 से अगर कोई संख्या भाग जा रही है तो इन तीनों के एलसीएम से भी भाग जाएगी। तो 3 7 और 11 का एलसीएम निकालना, क्या आएगा, 231 आ जाएगा। एक ठो 3, एक ठो 7, एक ठो 11, तीनों का गुणा करेंगे, ये देखो, समझ आ रहा है, 231 आएगा। मतलब इनका रोल खत्म, छोड़ो इनको। 231 से भाग गई मतलब इन तीनों से भाग जाएगी ही। तो जब जब ऐसा आएगा ना 3 7 11 अलग अलग बोलेगा तो उनको हटा करके आप उनका एलसीएम ले लेंगे भाई। जब भी 3 4 संख्याएं ऐसी अलग अलग बोलेगा, इससे जाए इससे जाए इससे जाए, तो आप उनका एलसीएम को यूज करेंगे। तो मैं इनका एलसीएम लिया कितना, 231। अब मुझे चाहिए 5 अंकों की ऐसी संख्या जिसके शुरू के 3 अंक फिक्स हो, आखिरी के 2 अंक जो भी हो ये भाग जाए 231 से। तो मैं बड़ा से बड़ा ले लेता हूं, यहां पे कितना, 9 और 9। 2 चॉइस होता है आपके पास, या तो बड़े से बड़ा ले लो 99, या तो छोटे से छोटा 0 और 0 लो। लेकिन मैं 9 और 9 लेके बनाना ज्यादा सही सोचता हूं। बड़े से बड़ा इसीलिए ले रहा हूं ताकि मैं इसमें कुछ घटाऊं भी ना तो ये वाले अंक परिवर्तित ना हो, इसीलिए मैं इसको मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं। इसको 9 और इसको 9 मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं। इसी को भाग देता हूं 231 से। अगर ये भाग चला गया तो फिक्स हो गया, x 9 होगा और y भी क्या होगा, 9। तो 9 और 9 ही लेने के पीछे का कारण क्या है, ये वाले अंक परिवर्तित ना हो, तभी तो मैं कंपेयर करके x और y बता पाऊंगा। तो ये वाले अंक परिवर्तित ना हो उसके लिए मैं x और y को बड़े से बड़ा 9 और 9 लेकर के चल रहा हूं। चलो 231 से इसको भाग देते हैं। कितने बार जाएगा देखो, 231 से कम 231, कितना बचा, 4। यहां से क्या नीचे आया, 9। एक बार में एक ही अंक नीचे आता है, भाग का नियम है। अब 231 से कितने बार जाएगा, 0 बार। कितना बचा, 49। यहां से कितना नीचे आया, 9। 231 से 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 462। 7 बचा, यहां पे 3, 37 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ सर, इसका मतलब यह हो रहा है कि सर जो संख्या आप लिए थे 5 अंकों की, ये तो 231 से भाग नहीं जा रही है। 231 से नहीं जा रही है मतलब इन तीनों से तो नहीं जाएगी। इसका मतलब ये वो संख्या नहीं है जिसकी मैं खोज कर रहा था। ये वो संख्या नहीं है जिसकी मैं खोज कर रहा था, क्योंकि ये संख्या 231 से भाग नहीं जा रही है, मतलब 3 7 और 11 से भी नहीं जाएगी, मतलब ये वो संख्या नहीं है सर जिसकी मैं खोज कर रहा था। तो आप क्या करो, इसके जस्ट पहले वाला संख्या बता दो। 37 जो शेषफल बच रहा है ना, इस 37 को घटा देते हैं। जो एक्स्ट्रा है 37, इसको इसमें से घटा दो, तो जो संख्या मेरे को प्राप्त होगी वो तो भाग जाएगी भाई 231 से। वो संख्या क्या प्राप्त हुई, 23562। ये संख्या जो मुझे 5 अंकों की प्राप्त हुई है ये तो भाग जाएगी। क्यों, क्योंकि 37 जो एक्स्ट्रा शेषफल था उसको मैंने इसमें से घटा दिया। अब जो संख्या मुझे प्राप्त हुई 5 अंकों की, ये भाग जाएगी 231 से। 231 से भाग जाने का मतलब 3 7 और 11 से जाएगी। यही वो संख्या है जिसकी मैं खोज कर रहा था। अब इसमें देख लो, कंपेयर करके x का वैल्यू कितना 6 और y का वैल्यू कितना 2, निकाल दो। क्या चाहिए, 3x माइनस 4y चाहिए, तो x का वैल्यू कितना 6 और y का वैल्यू 2। 18 माइनस 8, आंसर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे प्रश्न बने हैं पीएससी में। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है बच्चों को, क्योंकि प्रश्नों का स्तर जो है इस प्रकार का पीएससी में रहा है पिछले, अगर आप 3-4 सालों का पेपर देखेंगे तो इस प्रकार का स्तर रहा है। क्या किया आपने, वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपने बोला सर ये कोई संख्या है 5 अंकों की जो कि 3 7 और 11 से भाग जा रही है, x और y मुझे चाहिए। तो मुझे 5 अंकों की ऐसी संख्या की खोज है जिसमें ये दोनों जो हैं जो भी हो, ये तीनों तो फिक्स हैं, 2 3 और 5।
ये 5 अंकों की संख्या भाग जानी चाहिए 3, 7 और 11 से, जिसके शुरू के 3 अंक फिक्स हैं, 2, 3 और 5। पहला काम मैंने क्या बोला, 3, 7 और 11 से भाग जाने का मतलब इनके एलसीएम यानी 231 से भाग जाएगा। तो ये जो 5 अंकों की संख्या है 3, 7 और 11 से भाग जाने का मतलब इनके एलसीएम यानी 231 से भी भाग जाएगी, 231 से। तो 231 से भाग दे दो, 231 से भाग दिया, शेषफल कितना आया 37। इसका मतलब ये जो संख्या है, मैंने एक्स और वाई मैक्सिमम रखा भाई, ताकि इधर वाले अंक चेंज ना हो। देखो ना, नहीं हुए घटाने पर, तो मैंने एक्स और वाई मैक्सिमम लिया, इसको भाग देने बैठा, शेषफल आ गया 37। इसका मतलब ये संख्या वो नहीं है जिसकी मैं खोज कर रहा था, क्योंकि ये 231 से भाग नहीं जा रही है, मतलब इन तीनों से तो नहीं जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया, जो 37 एक्स्ट्रा बच रहा था उस 37 को घटा दिया। अब जो संख्या प्राप्त हुई ये भाग जाएगी 231 से, यानी उन तीनों से जाएगी। तुलना करेंगे, 2 ठीक, 3 ठीक, 5 भी ठीक। एक्स के प्लेस पे 6 बोल दो, वाई के प्लेस पे 2। चाहिए क्या था, 3x - 4y, x 6 y 2, 18 - 8 कितना हो जाएगा 10। एक और प्रश्न का शॉर्टकट बता रहा हूं बस, यहां पे मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको बस। इसके डिटेल्ड प्रोसीजर पे अगले लेक्चर में बात करूंगा, क्योंकि समय का थोड़ा सा कमी है, आज मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। देखो मेन क्या है ना, यही सब चीजें समझाने पे दिमाग में बैठेंगी चीजें। मैं केवल आंसर निकालना सिखाऊंगा ना, तो जैसे पहले प्रश्न में मैंने आंसर तो 10 सेकंड में निकाल दिया था, लेकिन उसके पीछे का कहानी बताने में 20 मिनट लग गया। देखो ऐसे प्रश्नों का शॉर्टकट क्या है, 20 मतलब क्या लिखोगे, 4 गुणा 5। 30 मतलब क्या लिखोगे, 5 गुणा 6। 42 मतलब 6 गुणा 7। 56 मतलब 7 गुणा 8। 72 मतलब 8 गुणा 9। 90 मतलब 9 गुणा 10। 110 मतलब 10 गुणा 11 और 132 मतलब 11 गुणा 12। अब देखो ऐसे प्रश्नों का शॉर्टकट क्या है ना, ऐसे प्रश्नों का एक शॉर्टकट आता है 1 बटा अंतर, और यहां लिखते हैं पहला पद माइनस अंतिम पद। अब ये कैसे आया, यही तो समझाना होता है यार। बच्चे केवल चाहते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट पढ़ते हैं, एग्जाम में कुछ बनता नहीं उनसे। ये शॉर्टकट पूरा समझाऊंगा अगले वीडियो में, अभी मैं बस लिख रहा हूं इसको शॉर्टकट के हिसाब से। पहला पद क्या बनेगा, देखो 1 बटा 4, तो यहां क्या लिख देता हूं मैं 1 बटा 4 माइनस अंतिम पद क्या बनेगा, देखो 1 बटा 12 लिख दिया मैं यहां पे 1 बटा 12। डिफरेंस कितने का है, देखो डिफरेंस का मतलब ये 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, 5 और 6 का डिफरेंस 6 और 7, 7 और 8, तो ये डिफरेंस कितने का बन रहा है, 1 1 का। तो 1 बटा 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कर लो बस। एलसीएम 12 आएगा 4 और 12 का, 4 से 12 को भाग दूंगा 3, 3 एकम 3। 12 से 12 को भाग दूंगा 1, 1 एकम 1। 2 बटा 12 मतलब कितना, 1 बटा 6। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगर 2 का डिफरेंस होता ना तो यहां पे 1 बटा 2 हो जाता, 3 का डिफरेंस होता ना तो यहां पे 1 बटा 3 हो जाता। तो इस वेराइटी के, ये वाले वेराइटी के सारे प्रश्नों में ये शॉर्टकट लग जाता है। अगले वीडियो में यही से शुरुआत करूंगा कि ये शॉर्टकट कहां से आया है। देखो मेन तो आपको पढ़ना है कि सर कम समय में कैसे बना लें, तो कम समय में बनाने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि शॉर्टकट आया कहां से सर। इसका जब डिटेल्ड प्रोसीजर बताता ना तब आपको समझ में आता कि सर ये शॉर्टकट कहां से आ रहा है। शॉर्टकट तो है हर प्रश्न के हैं, मैं हर प्रश्न के शॉर्टकट बता रहा हूं, लेकिन वो शॉर्टकट कहां से आया अगर ये जान लिए ना तो फिर प्रश्न आपसे बनेंगे एग्जाम में। तो इस वैरायटी के सारे प्रश्नों में शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। ऐसे पहले तोड़ देना, पहला पद क्या है देखो 1 बटा 4, अंतिम पद क्या है 1 बटा 12, तो 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 12। बाहर में 1 के बटे में अंतर, यहां पे तो अंतर कितने का है 4 और 5, 5 और 6 सेम रहेगा, अंतर 1 का है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे इसको सॉल्व किया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 12, 4 से 12 को भाग दिया 3, 3 एकम 3, 12 से 12 को भाग दिया 1, 1 एकम 1, 2 बटा 12 मतलब कितना 1 बटा 6। इसी शॉर्टकट पे आधारित एक प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। चलो लिख रहा हूं मैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को इसका प्रोसीजर समझाऊंगा ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि ये शॉर्टकट कहां से आया है सर, पूरा दिखेगा कि शॉर्टकट कहां से आया है। तो ये वाले प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करेंगे। मैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ, बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा मैं। सीसेट का टेंशन छोड़ दीजिए, अच्छा ये वीडियोस कहीं ना कहीं सीजी व्यापम, एसआई का एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो ये वाले प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। शॉर्टकट लिखा हुआ है, अगले वीडियो में बताऊंगा ये शॉर्टकट कहां से आया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले पूरे वीडियोस आपको समय पर उपलब्ध हो जाएं और बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। हर विषय के एमसीक्यूज आपको दिखाई देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव मैराथन क्लास भी हम प्लान करें सीजीपीएससी के लिए, जैसे हमने व्यापम के एग्जाम्स के लिए किए हैं वैसा हम पीएससी के एग्जाम के लिए भी प्लान कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। अगर आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं। सीजी व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स के बैचेस चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।